सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियो फ़ौरन मिल सकें। इस वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। शीला ने उसे बताया कि वो अपनी मर्जी से आई हैं। उसने ये भी बताया कि वो और राधा किस तरह सुल्तान महमूद और उसके सालारों को धोखा देंगी। तरलोचन पाल ने उसे कहा कि मुसलमान इतनी जल्दी धोखे में नहीं आएंगे, अलबत्ता वो खुद ही धोखे में आकर गजनी पहुंचा दी जाएंगी और उन्हें रकासा बना दिया जाएगा या सालारों की दाश्ताएं बनी रहेंगी। शीला ने उसे राजपूती गैरत याद दिलाई, अपना अज़म बताया, मगर तरलोचन पाल की गैरत गवारा नहीं कर रही थी कि जिस लड़की के साथ उसकी शादी हो रही है वो इतने बड़े खतरे में जाए। फिर मेरी जगह तुम जाओ, शीला ने उसे गुस्से से कहा। तुम बुजदिलों और चोरों की तरह जंगलों में बेस बदल कर मारे मारे फिर रहे हो। तुम गजनी के बाजगुजार हो तो ये भी तुम्हारी बुजदली का सबूत है। तुम मुसलमानों से डरते हो। सुल्तान ने तुम्हारे पाँव में बेड़ियां नहीं डाल रखी। अपनी फौज को यहाँ लाओ और सुल्तान को ललकार कर कहो कि तुम उसे बाज नहीं दोगे। यहाँ मथुरा के मंदिर तबाह हो गए, तुम वहाँ मुसलमानों की अजानें सुन रहे हो, मगर तुम्हारी गैरत सो रही है और तुम दूसरों को भड़काते फिर रहे हो। मेरी गैरत मुझे घर से निकाल लाई है। तुम मेरी होने वाली बीवी हो। तरलोचन पाल ने गुस्से से कहा, मेरी मंगेतर हो, मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा। मैं किसी की होने वाली बीवी नहीं, शीला ने कहा। मैं उसकी बीवी बनूंगी जो सुल्तान महमूद को कत्ल करेगा और वो लक्ष्मण पाल होगा। वो मारा गया तो महमूद मेरे हाथों कत्ल होगा, राधा के हाथों कत्ल होगा। इस मुसलमान की जान अब मेरी मुट्ठी में है। उसने मुट्ठी बंद करके और दांत पीस कर कहा, मेरे के हाथ मेहंदी से नहीं, महमूद के खून से लाल होंगे। मुनज की कोई राजपूत लड़की किसी मुसलमान के हाथ नहीं आएगी। ये तुम्हारे बाप दादा थे जिन्होंने गजनी वालों से शिकस्त पे शिकस्त खाई और तुम खजाना बाज में लुटा रहे हो। ये मेरे भाई का फैसला था कि मेरी शादी तुम्हारे साथ होगी। मेरा फैसला सुन लो तरलोचन पाल, मुझे तुम जैसे बुजलों से नफरत है। औरत राजपूत की हो या राज मजदूर की, वो भड़क उठे तो दरियाओं को आग लगा देती है। मेरे रास्ते से हट जाओ। मेरा साथ लक्ष्मण से है, यहाँ नहीं तो आकाश पर हमारी शादी होगी और तुम इन जंगलों में भटकते फिरोगे। तुम ये समझती हो कि मैं तुम्हें उठाकर नहीं ले जा सकता। तरलोचन पाल कहर से उसकी तरफ लपका। शीला पीछे को दौड़ी। तरलोचन पाल उसकी तरफ दौड़ा। शीला एक टेकरी की ओट में चली गई। तरलोचन पाल उस तरफ गया तो उसे शीला एक दरख्त के साथ खड़ी नजर आई। वहां दरख्त ज्यादा थे और दरिया बाहर को आया हुआ था। ये झील सी बनी हुई थी। तरलोचन पाल ने शीला को एक बार फिर कहा कि वो उसके पास आ जाए। शीला ने ललकार कर कहा, हिम्मत है तो मुझे पकड़ लो। मैं तुम्हारे पास इसलिए नहीं आऊंगी कि तुम मर्द हो और मैं औरत हूँ। सुल्तान महमूद से पहले मैं तुम्हें कत्ल करूंगी। वो उल्टे पांव पीछे हटने लगी। तरलोचन पाल वहीं खड़ा उसे कह रहा था, तुम किसी को कत्ल नहीं कर सकोगी, मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। वो और पीछे हट गई। तरलोचन पाल ने घबराई हुई आवाज में कहा, आगे को भाग आओ शीला, पीछे ना जाना। मैं तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगी, शीला ने कहा। वो समझ न सकी कि तरलोचन पाल उसे कितने बड़े खतरे से खबरदार कर रहा है। तरलोचन पाल एक बार फिर चिल्लाया, मगर बेसूद। एक मगरमच्छ जो करीब ही कहीं छुपा हुआ था शीला के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। उधर मगरमच्छ आगे बढ़ा। इधर से शीला ने बेखबरी में एक और कदम पीछे हटाया तो मगरमच्छ ने उसे कमर से दांतों के शिकंजे में जकड़ लिया। शीला की चीखें इस कदर बुलंद और हौलनाक थीं कि राधा जो उससे दूर सोई हुई थी जाग उठी। उसने देखा कि लक्ष्मण भी नहीं, शीला भी नहीं। उसने दोनों फौजियों को जगाया और उनके साथ उधर को दौड़ी जिधर से चीखें सुनाई देती थीं। तरलोचन पाल एक झाड़ी के पीछे हो गया। लक्ष्मण पाल के दोनों फौजी वहां पहुंचे तो एक सीटी सुनाई दी जो तरलोचन पाल ने मुंह में उंगली रखकर बजाई थी। कहीं से दो तीर आए। लक्ष्मण पाल के दोनों साथी एक एक तीर से औंधे हो गए। ये तरलोचन पाल के उन दो मुहाफिजों के तीर थे जो कहीं छुपे हुए थे। राधा ने ना देखा। उसे पानी के किनारे एक मगरमच्छ नजर आया जिसके मुंह में शीला चीख चिल्ला रही थी और मगरमच्छ अपने गज गज लंबे जबड़े उछाल उछाल कर उसे निगल रहा था। राधा को चक्कर आने लगे। उसने देखा कि शीला का सिर्फ एक बाजू मगरमच्छ के मुंह से बाहर रह गया था और उसके रेशम जैसे बाल भी नजर आ रहे थे। राधा की आंखों के आगे अंधेरा आ गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। तरलोचन पाल राधा की तरफ बढ़ा तो उसे अपने एक मुहाफिज की आवाज सुनाई दी, राजकुमार, मुसलमान फौजी आ रहे हैं। तरलोचन पाल वहां से पीछे हटा और गायब हो गया। थोड़ी देर बाद गजनी के 4 घुड़सवार वहां आ गए जहां से तरलोचन पाल भागा था। उन्हें दूर घोड़े दौड़ने की आवाज आई। ये तरलोचन पाल और उसके साथियों के घोड़े थे जिन्हें वो दूर कहीं छोड़ आए थे। अगर तरलोचन पाल के मुहाफिज गजनी के फौजियों को न देख लेते तो उन्हें बहुत बड़ा शिकार मिल जाता। तरलोचन पकड़ा जाता तो उससे मालूम किया जा सकता था कि भीमपाल नटर कहाँ है। लक्ष्मण पाल कश्ती की तलाश में निकल गया था। गजनी के इन फौजियों में एक नायब सलार था और बाकी 3 उसके दस्तों के कमांडर थे। वो मथुरा से आए थे और उन्होंने घोड़ों पर दरिया पार किया था। चूंकि कुछ रोज बाद पेशकदमी होने वाली थी इसलिए नायब सलार दरिया और उससे आगे का जायजा ले रहा था।
اور اس علاقے میں متھرا کے دفاع کے لیے 2-3 چوکیاں بھی قائم کر لی تھیں۔ وہ جب دریا کی بنائی ہوئی جھیل کے قریب آئے تو انہیں ایک لڑکی بے ہوش پڑی نظر آئی۔ ذرا پرے انہیں ایک مگرمچھ دکھائی دیا جو آدھا پانی میں تھا۔ اس کے منہ سے لٹکتا ہوا ایک بازو نظر آ رہا تھا اور منہ سے لمبے لمبے بال بھی لٹک رہے تھے۔ نائب سالار نے ایک اور مگرمچھ دیکھا جو بے ہوش رادھا کی طرف آ رہا تھا۔ نائب سالار نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، اس کے کمانداروں نے بھی گھوڑے دوڑائے، دونوں مگرمچھ پانی میں غائب ہو گئے۔ نائب سالار نے کمانداروں سے کہا کہ یہ کوئی بہت خوبصورت جنگلی لڑکی معلوم ہوتی ہے، اسے اٹھا لے چلو۔ رادھا کو ایک گھوڑے پر ڈال دیا گیا۔ وہاں سے ہٹ کر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ شاید اس کے ساتھ کوئی لوگ کہیں ٹھہرے ہوئے ہوں۔ انہیں 2 لاشیں دکھائی دیں، دونوں میں ایک ایک تیر اترا ہوا تھا۔ انہیں ایک جگہ 5 گھوڑے، 2 خچر اور 2 ہرن نظر آئے۔ زمین پر بستر بچھے ہوئے تھے۔ سامان کی تلاشی لی گئی، اس میں سے ہتھیار اور سونے کے بے شمار سکے برآمد ہوئے۔ کچھ ایسی چیزیں بھی برآمد ہوئیں جو شک پیدا کرتی تھیں۔ نائب سالار پرانا تجربہ کار آدمی تھا۔ اس نے رادھا کو جو ابھی تک بے ہوش تھی غور سے دیکھا اور کہا کہ یہ لڑکی جنگلی نہیں ہو سکتی۔ اس نے رادھا کو گھوڑے سے اتروا کر منہ میں پانی ٹپکایا اور منہ پر پانی کے چھینٹے مارے تو اس نے آنکھیں کھول دیں۔ فوراً ہی وہ اٹھ بیٹھی اور یہ دیکھے بغیر کہ اس کے پاس کون کھڑا ہے اس نے اٹھ کر چلانا شروع کر دیا، شیلا، لچمن پال۔ وہ دوڑ پڑی، راجکمار کہاں ہو؟ نائب سالار نے اسے پکڑ لیا اور پوچھا کہ وہ کون سے راجکمار کو بلا رہی ہے۔ رادھا اس قدر حواس باختہ تھی کہ اس کے منہ سے نکل گیا، کنوج کا راجکمار لچمن پال۔ تم نے اسے دیکھا ہے؟ وہ چونک پڑی اور اس نے لب و لہجہ بدل کر اداکاری شروع کر دی۔ میں کنوج کے قریب کی ایک جنگل کے قبیلے کی لڑکی ہوں۔ ہم غزنی کے سلطان کے پاس مسلمان ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ قبیلے کا نام کیا ہے؟ نائب سالار نے پوچھا۔ اور وہ جنگل کنوج سے کتنی دور ہے؟ لڑکی گھبرا گئی۔ اسے کسی نے یہ نہیں بتایا تھا کہ ہر قبیلے کا نام بھی ہوتا ہے۔ اس نے جنگل کے متعلق بتایا تو نائب سالار نے کہا، دیکھو لڑکی، میں غزنی کا رہنے والا ہوں اور تمہاری زبان بول رہا ہوں۔ اس سے سمجھ لو کہ میں تمہارے علاقے سے واقف ہوں۔ میں کنوج کے ارد گرد کا علاقہ دیکھ آیا ہوں۔ وہاں کوئی ایسا جنگل نہیں جس میں اتنا خوبصورت قبیلہ رہتا ہو جتنی خوبصورت تم ہو۔ لڑکی کا راجپوتی خون جوش میں آ گیا۔ اس نے نائب سالار اور کمانداروں کو للکارنا شروع کر دیا، خبردار، میری قریب نہ آنا، میں زندہ تمہارے ہاتھ نہیں آؤں گی۔ نائب سالار نے اسے بازو سے پکڑ کر کہا، تم خوش قسمت ہو کہ میرے ہاتھ آئی ہو۔ تم اتنی زیادہ خوبصورت ہو اور تم نے لباس ایسا اوڑیاں پہن رکھا ہے کہ اس جنگل میں جس کسی کے ہاتھ آ جاؤ وہ تمہیں اپنی بیٹی اور بہن نہیں کہے گا۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میری نیت میں فطور نہیں آئے گا، اور اگر تم مجھے جھانسے دیتی رہو گی تو میں تمہیں ان تینوں کے حوالے کر کے خود چلا جاؤں گا۔ انہیں اچھی طرح دیکھ لو۔ اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتی ہو تو بتا دو کہ تم لوگ کون ہو اور راجکمار لچمن پال کہاں ہے اور یہاں کیوں آیا ہے۔ رادھا اپنے قافلے کے سامان کی طرف دوڑی۔ سب اسے دیکھتے رہے۔ اس نے سامان سے ایک چھوٹی سی ایک ڈبیا نکالی۔ وہ اٹھ کر تیزی سے ڈبیا کھولنے اور دوسری طرف دوڑنے لگی۔ اسے پکڑ لیا گیا۔ اس کے ہاتھ سے ڈبیا چھین کر نائب سالار نے اس سے پوچھا، یہ زہر ہے نا؟ سنو لڑکی، تمہارا تڑپنا اور بھاگنا بیکار ہے۔ تم ہماری قیدی ہو، تمہیں سب کچھ بتانا پڑے گا۔ نائب سالار کے حکم سے اسے ایک گھوڑے پر بٹھا دیا گیا جس کی لگام ایک کماندار کے ہاتھ میں تھی۔ لچمن پال مایوس واپس آ رہا تھا۔ اسے الگ تھلگ کوئی کشتی نہ ملی۔ وہاں بڑی کشتیاں تھیں جو بہت سے مسافروں کو پار لے جاتی تھیں۔ وہ گھوڑوں اور کچروں کو بھی پار لے جانا چاہتا تھا۔ ان کے لیے کشتی نہیں مل رہی تھی۔ وہ چیل سے ذرا ہٹ کر گزرا تو اسے خشکی پر ایک مگرمچھ نظر آیا جو ایک انسان کو اگل رہا تھا۔ مگرمچھ شکار کو کھانے کا یہ طریقہ اختیار کرتا ہے کہ پہلے اسے نکل کر جان سے مار دیتا ہے، پھر اسے خشکی پر اگل کر اس کے گلنے سڑنے کا انتظار کرتا ہے۔ جب لاش یا کسی جانور کا مردار گل کر نرم ہو جاتا ہے تو اسے نگل لیتا ہے۔ شیلا کو نگلنے کے بعد مگرمچھ خشکی پر آ کر اسے اگل رہا تھا۔ لچمن پال نے دیکھا کہ لاش کے لمبے لمبے بال تھے اور لباس۔ اس کا جسم کانپنے لگا۔ وہ یقین نہیں کرنا چاہتا تھا کہ یہ شیلا کی لاش ہے۔ اس نے ٹیکری پر چڑھ کر دیکھا تو اسے لاش کا چہرہ صاف نظر آنے لگا۔ اتنے میں ایک اور مگرمچھ دوڑا آیا اور لاش کو منہ میں لینے لگا۔ لاش کا مالک مگرمچھ اس پر ٹوٹ پڑا۔ پھر ان میں لڑائی شروع ہو گئی۔ آخر ایک نے شیلا کی ایک ٹانگ منہ میں لے لی اور دوسری ٹانگ دوسرے نے منہ میں جکڑ لی۔ انہوں نے زور لگایا تو لاش سیدھی کھڑی ہو گئی۔ اس کا چہرہ لچمن پال کی طرف تھا۔ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس میں تو اب ادھر دیکھنے کی بھی ہمت نہیں رہی تھی۔ دونوں مگرمچھوں نے لاش کی ٹانگوں کو اپنی اپنی طرف کھینچا تو لاش کے 2 حصے ہو گئے۔ لچمن پال آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر ٹیکری کی دوسری طرف اترا تو اسے اپنے 2 ساتھیوں کی لاشیں نظر آئیں۔ وہ انہیں دیکھ ہی رہا تھا کہ اسے رادھا کی چیخ نما آواز سنائی دی۔ لچمن پال اس نے ادھر دیکھا تو سن ہو کے رہ گیا۔ رادھا غزنی کے فوجیوں کے قبضے میں تھی۔
लक्ष्मण ने भाग उठने के लिए इधर उधर देखा तो उसे नायब सलार की आवाज सुनाई दी। घोड़े से तेज नहीं भाग सकोगे लड़के, इधर आओ, जिंदा रहोगे। उसे घोड़े पर बिठाकर नायब सलार ने कमांडरों से कहा कि वापस चलो। वो लक्ष्मण पाल को अपने साथ लेकर सबसे पीछे रहा। उसने कहा, इस लड़की ने सब कुछ बता दिया है, इसलिए हम इसे पूरी इज्जत के साथ मथुरा ले जा रहे हैं। तुम इसके साथ रहना और देखना। कोई मर्द इसके जिस्म को हाथ नहीं लगाएगा, लेकिन इसकी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। मैं देखना चाहता हूं कि तुम कितना सच बोलोगे। अगर तुमने झूठ बोला तो तुम शायद तसव्वुर में भी नहीं ला सकोगे कि इसके साथ क्या सलूक होगा। देखो ये लड़की कितनी खूबसूरत है। अगर मैं ना होता तो ये 3 फौजी इस लड़की को इस तरह इज्जत से मथुरा ना ले जाते। बोलो राजकुमार, मुझे बताओ कि कनौज का राजकुमार इस अजीब से हुलिये में यहाँ क्यों आया है। अगर आप हम दोनों को छोड़ दें तो मैं आपको इतना मुआवजा दूंगा जितना आप कहेंगे। लक्ष्मण पाल ने कहा, आप चारों मेरे साथ कनौज चलें, मैं आपके घोड़े सोने से लाद दूंगा। अगर हमें इनाम का ख्याल होता तो ये इतनी हसीन लड़की बहुत बड़ा इनाम है जो हमने ले लिया है, नायब सलार ने कहा। और तुम्हारे सामान से सोने की बेशुमार सिक्के भी मिले हैं, हम चारों आपस में बांट सकते हैं। तुम मुझे कनौज ले जाना चाहते हो, हम वहां से आ रहे हैं, वहां से हम खुद अपने घोड़े सोने से लाद देंगे। मैं तो तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ, सच बोलो और इनाम में अपनी जान और ये लड़की ले जाओ। वो चलते गए और उन्होंने घोड़ों पर दरिया पार किया। वो जंगलों में से गुजरे, वीरानों में से गुजरे। सूरज गरूब हो गया तो तारीकी में चलते रहे। रास्ते में जरा आराम के लिए रुके। किसी ने भी राधा के साथ बात न की। रात खासी गुजर चुकी थी जब ये काफिला मथुरा के करीब पहुंच गया। लक्ष्मण पाल के साथ तमाम राह नायब सलार ने कोई बात नहीं की थी। उसने लक्ष्मण पाल से एक ही बार कहा था कि वो सच सच बता दे कि यहाँ क्यों आया है। लक्ष्मण पाल ने इनाम पेश करने के सिवा कोई जवाब नहीं दिया था। लेकिन जब ये टोला मथुरा में दाखिल होने लगा तो लक्ष्मण पाल ने लपक कर नायब सलार के बाजू पर हाथ रख दिया। मैं सच बोलूंगा, उसने कहा, यही सुन लें, मैं आपके सुल्तान को कत्ल करने आया था। और उसने अपना तमाम तर मंसूबा सुना दिया, मगर ये न बता सका कि शीला मगरमच्छ के पेट में कैसे पहुंची और उसके 2 साथियों को तीरों से किसने हिलाक किया है। उसने कहा, मैंने आपकी सजा से डरकर एतराफ नहीं किया, मैं आप चारों के इखलाक से मुतासिर होकर मजबूर हो गया हूँ कि आपके सामने सच बोलूं। आपने मेरा इतना बड़ा इनाम ठुकराया। हमने सारा दिन उजाड़ बियाबान में सफर किया है, रात के अंधेरे में भी सफर किया है। मुझे ये खतरा परेशान करता रहा कि आप इस लड़की को खराब करेंगे, मगर आपको जैसे एहसास ही नहीं था कि आपके कब्जे में इतनी हसीन लड़की है जो गजनी ने भी पैदा न की होगी। आपने तमाम रास्ते हमारे साथ कोई बात नहीं की। मैं समझ गया हूँ कि आपकी फतह का राज क्या है। अब मुझे सच बोलने का इनाम दें। इनाम सिर्फ इतना है कि मुझे बेशक जल्लाद के हवाले कर दें, लेकिन इस लड़की को इसके माँ बाप को वापस कर दें। इसकी दलेरी और जुर्रत देखी। अगर आप वाकई जंगजू हैं तो एक जंगजू बाप की गैरतमंद बेटी को इसकी दलेरी का खराज दें। ये कमारी लड़की है, इसका फैसला सुल्तान महमूद करेंगे, नायब सलार ने कहा। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि लड़की कंवारी रहेगी और मुझे उम्मीद है कि तुम्हें जल्लाद के हवाले नहीं किया जाएगा। तुमने कोई जुर्म नहीं किया, हम तुम्हें जल्लाद के हवाले नहीं करेंगे। सुल्तान महमूद ने लक्ष्मण पाल की जुबानी वही कहानी जो उसने नायब सलार को सुनाई थी सुनकर उसे कहा, हम तुम जैसे बेटों और इस लड़की जैसी बेटियों की दिल से कदर करते हैं। सजाए मौत तो बहुत बड़ी बात है। हम तुम्हें ताना भी नहीं देंगे कि तुम अपने मकसद में कामयाब न हो सके। हम गैरतमंद दुश्मन की इज्जत किया करते हैं। मुझे कत्ल करने की तुम्हें जरूर कोशिश करनी चाहिए थी। कामयाबी और नाकामी तुम्हारे कृष्ण वास्तियों और हर महादेवियों के इख्तियार में नहीं, हमारे खुदा के इख्तियार में है। यह है खुदा का वो पैगाम जो मैं हिंदुस्तान में लाया हूँ। महमूद गजनबी ने अपने तर्जमान से कहा, इस शहजादे से कहो कि लड़की के बाप से कहे कि मैंने मुनज के राजपूतों की गैरत और जुर्रत की बहुत बातें सुनी हैं, लेकिन गैरत वालों की बेटियां यूं नंगी होकर अपने दुश्मन के लिए हसीन धोखा बनकर उसके पास नहीं जाया करती। और इस शहजादे से कहो कि अपने बाप से कह दे कि हम आ रहे हैं और वो हमें कत्ल करने के लिए सामने आए। और इस शहजादे से कहो कि हम इसे यरगमाल के तौर पर रख सकते थे, मगर हम ओछे नहीं। हम अपनी शर्तें मैदान जंग में मनवाया करते हैं। तर्जमान ने लक्ष्मण पाल को बताया कि सुल्तान क्या कह रहे हैं और हम इस शहजादे से कोई फौजी राज भी नहीं लेंगे। सुल्तान महमूद ने कहा, इसे कहो कि हम कनौज के अंदर और बाहर से वाकिफ हैं, हमारी आंखें कनौज के कले के अंदर हैं। लक्ष्मण पाल सुल्तान महमूद के चेहरे पर नजरें गाड़े हुए था। वो हैरत के आलम में था। राधा भी हैरान थी कि सुल्तान महमूद उनकी किस्मत का क्या फैसला कर रहा है। तुम दोनों अपने अपने बाप से कहना कि लड़े बगैर कले हमारे हवाले कर दें, सुल्तान महमूद ने कहा। और तर्जमान ने उसका हिंदुस्तानी जुबान में तर्जमा किया, अगर हमने कले लड़ कर लिए तो तुम दोनों के बापों का अंजाम बहुत बुरा होगा। सुल्तान महमूद गजनवी ने हुक्म दिया, इन दोनों को इनके शहरों के करीब छोड़ आओ, इन्हें इज्जत से ले जाओ, इनके घोड़े और इनके खच्चर इन्हें दे दो। लक्ष्मण पाल और राधा कुछ देर महमूद गजनवी के चेहरे पर टिकटकी बांधे देखते रहे।
जब उन्हें वहां से चलने को कहा गया तो लक्ष्मण पाल ने सुल्तान के पास जाकर उसका हाथ पकड़ा और चूम लिया। राधा सुल्तान को हैरत से देखती रही। दोनों को फौज के 10-12 सिपाहियों के साथ रुखसत कर दिया गया। उनका एक ईमानदार भी साथ गया। बड़ी लंबी मुसाफत के बाद वो राधा को मुनज के किले से कुछ दूर और लक्ष्मण पाल को कनौज के करीब छोड़कर वापस आ गए। लक्ष्मण पाल मायूसी और शिकस्त खोर्दगी के आलम में अपने बाप महाराजा राज्यपाल के सामने जा खड़ा हुआ और उसे बताया कि उस पर क्या गुजरी है। मैं आपको साफ बता देता हूँ कि गजनी के सुल्तान से आप शिकस्त खाएंगे। लक्ष्मण पाल ने अपने बाप से कहा, आप इसे शिकस्त नहीं दे सकते। पिता महाराज, मैंने गजनी के इस सुल्तान की आंखों में जादू का असर देखा है। उसकी फौज की हाकम किसी और ही मिट्टी के बने हुए मालूम होते हैं। उनकी फतह का राज कुछ और है। कौन राधा जैसी नौजवान और खूबसूरत लड़की को और अपने दुश्मन के बेटे को इस तरह रिहा करता है। लक्ष्मण पाल ने अपने बाप को सारा वाकया सुनाया। मौरखों ने लिखा है कि कनौज के महाराजा राज्यपाल पर ऐसा तौसर तारी हो गया कि उसने खुफिया तौर पर अपना तमाम खजाना कनौज से दूर पहाड़ी इलाके में मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। उसी रात खजाना ऐसे तरीके से किले से निकलने लगा कि किसी को जरा सा भी शक नहीं होता था। राधा जब अपने बाप राय चंदा को बता रही थी कि उसे और लक्ष्मण पाल को सुल्तान ने किस तरह रिहा किया है तो उसे यकीन न आया। उसने कहा कि राजपूत अपनी बेइज्जती का इंतकाम लेंगे। सुल्तान महमूद गजनबी ने कुछ सस्ते मथुरा में रहने दिए और बाकी फौज को कूच का हुक्म दे दिया। उसने मथुरा के करीब से दरिया जमुना पार किया और दरिया के साथ साथ मुनज का रुख कर लिया, जहां राजपूत जिंदगी और मौत का आखिरी मार्का लड़ने के लिए तैयार थे। सुल्तान को जासूसों ने बताया था कि गजनी की फौज का सही मुकाम मुनज में होगा। वहां औरतें और बच्चे भी लड़ने और मरने के लिए तैयार थे। कनौज के गिरदो नवाह में जंगल था जो कहीं कहीं बहुत घना हो जाता था। कहीं कहीं पहाड़ियां और चट्टानें भी थीं। कनौज दरिया गंगा के किनारे पर वाक़या था। कला इस तरह तामीर किया गया था कि इसकी एक तरफ दरिया था जिसका पानी कले की एक दीवार को धोता रहता था। यह अपने जमाने का मशहूर कला था, मजबूत भी था और दूर दूर तक एहतराम की निगाहों से देखा जाता था। 1018 ईस्वी में सुल्तान महमूद गजनबी मथुरा से कूच करके मुनज की तरफ पेशकदमी कर रहा था। कनौज वहां से 125 मील दूर था। कनौज से 4-5 मील दूर जंगल में, जहां आबादी का दूर दूर तक नामो निशान न था, दो आदमी गडरियों के लिबास में एक चट्टान पर बैठे हुए थे। सूरज गरूब होने को था। एक ने दूसरे से कहा कि रात यहीं गुजार लेते हैं, आज तीसरा दिन है, हम कनौज के करीब से हो आए हैं। एक ने कहा, हमें कनौज की या किसी और हिंदू महाराजे की फौज नजर नहीं आई। क्या कनौज की फौज उस वक्त बाहर आएगी जब हमारी फौज करीब आ जाएगी? हमें अपनी फौज की आने तक इसी इलाके में रहना है तलाल भाई। दूसरे ने कहा, यह हम उस वक्त वापस जाएंगे जब हमें कनौज की फौज नजर आ जाएगी। सुल्तान को बताया गया है कि वह जब मुनज का मुहासरा कर लेगा तो कनौज की फौज अकब से हमला करेगी। सुल्तान को यह भी बताया गया है कि हमारी फौज का मुकाबला मुनज और कनौज के दरमियान होगा। हमें मालूम करना है कि कनौज की वो फौज कहाँ है जिसे हमारी फौज पर अकब से हमला करना है। मालूम होता है तुम तंग आ गए हो। नहीं साले, तलाल ने कहा, मैं इतनी जल्दी तंग आने वाला नहीं। मेरा ख्याल है महाराजा कनौज बाहर आकर लड़ने की जरूरत नहीं करेगा। यही तो हमें मालूम करना है कि वो ऐसी जरूरत करेगा या नहीं। साले ने कहा, हम दोनों गजनी की फौज की दो आंखें हैं। मैं सुल्तान महमूद को बताना है कि जंगल साफ है या यहाँ कोई खतरा है और फिर यहीं सो जाएं। तलाल ने कहा, सर्दी तो बहुत है लेकिन रात गुजर जाएगी। तलाल इब्राहिम और सालिया बरूक हिंदुस्तानी मुसलमान थे। सालिया बरूक उन अरबों की नस्ल से था जो मोहम्मद बिन कासिम के साथ हिंदुस्तान में आए और यहीं आबाद हो गए थे। और तलाल इब्राहिम की आबाओ अजदाद का मजहब कुछ और था। मोहम्मद बिन कासिम के दौरे हुकूमत में मुसलमान हुए थे। अब हिंदुस्तान में महमूद गजनबी की जंगी मुहम्मद और बुतशिकनी का सिलसिला शुरू हुआ तो गजनी की फौज को इंटेलिजेंस के लिए हिंदुस्तान के मुसलमान बाशिंदों की जरूरत महसूस हुई। ये आम किस्म की फौजी भर्ती नहीं थी कि हर उस नौजवान को भर्ती कर लिया जाता जो तेगजनी और घुड़सवारी की सूझबूझ रखता था। जासूसी के लिए ऐसे अफराद की जरूरत थी जो दिमागी लिहाज से गैर मामूली तौर पर तेज और ज़हीन थे और जो अदाकारी की महारत रखते थे और जो कई कई रोज तक हर किस्म के मौसमी हालात में जंगलों, पहाड़ों, सहराओं और मैदानों में तंदुरुस्त रहने की अहलियत रखते थे। सबसे बड़ी खूबी यह देखी जाती थी कि इनका किरदार पुख्ता हो और लालच कितना ही दिलकश क्यों ना हो उसे कबूल न करें। इनमें बंदरों की फुर्ती, घोड़े की ताकत, अकाब की नज़र और चीते की झपट का होना भी लाजमी था। बुनियादी ज़रूरत ईमान की थी। हिंदुस्तान के मुसलमानों में जज्बा मौजूद था। हिंदुस्तान बेशुमार राजों महाराजों में बटा हुआ था। वो सब हिंदू थे और मुसलमानों पर भरोसा नहीं करते थे। जब से सुल्तान महमूद गजनबी के हमले शुरू हुए थे, हिंदुओं ने हर मुसलमान को गजनी का जासूस समझना शुरू कर दिया था। इसके बावजूद यहाँ की मुसलमान गजनी की फौज की मदद और रहनुमाई करते थे और कई एक बाकायदा इंटेलिजेंस एजेंट बन गए थे। मगर इनमें कोई ऐसा भी निकल आता था जो अपने नफ्स के धोखे में हिंदुस्तान के बिछाए हुए दिलकश जाल में आ जाता था।